आज आर्टिस्ट बोलेगा 50 नहीं, मुझे 60 करोड़ चाहिए, फट से कर देंगे। या राइटर बोलेगा मुझे 50 नहीं 60 लाख चाहिए, 100 बार सोचेगा 10 लाख में क्यों बढ़ा के दूं। रेस्ट्रिक्शंस भी काफी आ गए, जैसे बोलते हैं कि काले को काला नहीं बोल सकते, छोटे को छोटा नहीं बोल सकते। ये बात देखा जो सीक्वल या बाकी पार्ट 2 पार्ट 3 बनते हैं ना, उसमें जो इंपॉर्टेंट पंचेस होते हैं वही लेटेस्ट में डाल देते हैं। जैसे अपने लास्ट अपनी देखी होगी, ये मास्क के हीरो हैं। 60 के हो गए सब सर। 60 के हो गए, लेकिन आज भी सनी पाजी अगर आते हैं और कुछ बोलते हैं तो लगता है हाँ यार अपना कोई भाई अपना कुछ वो बोल रहा है। बॉलीवुड की सच्चाई, बॉलीवुड की सच्चाई, इस पर टाइम लगेगा, हो सकता है आपको एडिट भी करना पड़े। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल शख्स है आज जुड़े हैं हमारे साथ में, जिनके डायलॉग्स आपने काफी सुने होंगे। मास अपीलिंग सिटी मार डायलॉग्स ऐसे लिखते हैं वो। एक दो डायलॉग मैं सुना के दिखाना चाहूंगा लोगों को कि जो हमने पिछले साल में ही सुना। हिमेश रेशमिया जी की पिक्चर थी, तेरे शरीर में जितना खून नहीं होगा उतना तो रवि कुमार एक बार में। आप आगे कंटिन्यू करो कि क्या है। एक डायलॉग मेरे को बहुत पसंद आया था कि कुंडली में शनि, ही के साथ हनी और रवि कुमार के साथ दुश्मनी बड़ी महंगी पड़ती। यस, आप पहचान ही गए रहेंगे। हमारे साथ में बंटी राठौड़ जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बातें करेंगे हम लोग। इनकी पिक्चर आ रही है धमाल 4। यस, उन्होंने उस फिल्म के लिए डायलॉग्स एंड स्क्रीन प्ले दोनों लिखा है। द मोस्ट कमर्शियल डायलॉग राइटर एंड स्क्रीन प्ले राइटर ऑफ आवर इंडस्ट्री नरेंद्र जी है हमारे साथ में। सर आपका भी स्वागत है ऑन बॉलीवुड प्रेमी। शुरुआत हम लोग नरेंद्र जी आपके सवाल के साथ में शुरुआत करना चाहेंगे। क्या पूछोगे आप सबसे? सर आपने इंद्र कुमार जी की फिल्म धमाल से शुरुआत की थी जी। क्या वजह रही कि आप उनकी डबल धमाल नहीं कर पाए और बाद में उनकी चौथी फिल्म धमाल 4 कर रहे हैं सर? नहीं, उसके बीच में मैंने टोटल धमाल भी की नरेंद्र जी। हाँ, टोटल धमाल की, डबल धमाल नहीं की आपने। मैंने डबल धमाल हाँ, नहीं की। exactly. अभी डबल धमाल ना करने के बाद धमाल बहुत बड़ी हिट पिक्चर थी। सुपर हिट, उसके तो मीम्स कितने हाँ, आज भी वायरल होते हैं कि टोटल धमाल भी नहीं दबाना था। टोटल धमाल भी अच्छी थी, अच्छी चली थी। और अभी हाँ धमाल 4 तो डबल धमाल ना करने की वजह और कैसे इंदु जी से जुड़े आप उनकी पहली फिल्म धमाल से सर? धमाल सर हाँ मेरे करियर की पहली फिल्म थी। सबसे पहले तो दिग्विजय भाई, नरेंद्र भाई, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए, सम्मान देने के लिए सर, थैंक यू। और तो जैसा नरेंद्र जी का सवाल, धमाल मेरे करियर की पहली फिल्म थी एज ए डायलॉग राइटर। 2007 में रिलीज हुई थी और इंदु जी से मुलाकात हुई थी। मैं उनसे पहले 2001 में मैं मुंबई आया था, तो उससे पहले मैंने टीवी भी लिखा, प्लेज लिखे, स्टेज प्लेज। तो स्टेज प्ले देखने के लिए आए थे। एक अंधे गूंगे बहरे का एक प्ले था, वो देखने के लिए आए थे। उस टाइम वो बनाए थे प्यारे मोहन फिल्म, और वो आए, उन्हें वो डायलॉग पसंद आए, उन्होंने मेरा नंबर लिया और ही कॉल्ड मी, बस। और धमाल हैपेंड एक्चुअली, ऐसे मुझे धमाल मिली थी। उसी के बीच में आपका क्वेश्चन था कि डबल धमाल मैंने क्यों नहीं की। उस टाइम मैं थोड़ा सा बिजी था, एक तो कि डबल धमाल जब चल रहा था प्रोसीजर, तो मैं खिलाड़ी 786 में एक फिल्म आई थी उसमें बिजी था। और उससे पहले गोलमाल 3, ये दोनों फिल्में मेरी साइमल्टेनियसली चल रही थी उस टाइम राइटिंग, तो उसके चक्कर में मैं नहीं लिख पाया। और इंदु जी की जो डील थी वो बहुत जल्दी 3-4-5 महीने में उनको कुछ फ्लोर पे जाना था, तो शायद ये वजह रही, तो शायद मैं जुड़ नहीं पाया। और अब तो लगता है अच्छा हुआ नहीं जुड़ पाया, फिल्म चली नहीं। नहीं सर, फिल्म मैं ये दुआ करता हूँ सर बॉलीवुड, क्योंकि मेरी फैमिली है सर बॉलीवुड, हर फिल्म चलनी चाहिए, फिल्म चलनी चाहिए एब्सोल्युटली। आज भी मैं, मेरी वाइफ है मोनिका, वो कभी हम लोग बॉलीवुड के बारे में कुछ बोलते ही नहीं, क्योंकि ये मेरा घर है। सही, मैं अपने घर के बारे में गलत क्यों बोलूं सर? मैं चाहता हूँ सब फिल्में चलें, सबकी फिल्म चलनी चाहिए सर। 2007 में जो धमाल लिखी थी और अब 2026 में आप वापस से धमाल 4 लेके आ रहे हो, कितना बदलाव हुआ है और क्या क्या बदलाव आप देख रहे हो इन द कॉमेडी सरफेस? सर कॉमेडी सरफेस में एक तो लोग बोलते हैं कि जैसे रील्स वगैरह का आजकल चलन हो गया है ना, तो उसके अंदर लगता है कि लोगों का टाइम स्पैन कम हो गया है, मतलब अटेंशन स्पैन। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कॉमेडी और जो पंच है आपका वो करेक्ट टाइमिंग के साथ आ रहा है, तो चाहे लोगों ने देखा हुआ भी हो, क्योंकि लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी भी होती है, वो देखना, जोक पढ़ना, और जोक को कोई बड़ा स्टार या एक्टर अच्छा कोई परफॉर्म करता है तो इट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस।
चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं सर। 2007 से 19 साल हो गए हैं सर। जी 19 साल में फर्क आया है। वीएफएक्स, टाइमिंग, एडिटिंग, इसमें बहुत सारे फर्क आए हैं, जो बहुत अच्छा भी है, ऐसा नहीं बहुत अच्छा भी है। लेकिन उसके बीच में जो ऑडियंस की मेंटेलिटी, खासतौर से कोविड के बाद जो चेंज हुई है, क्योंकि लोगों ने वर्ल्ड सिनेमा देखा है, तो अब आपके लिए टफ भी हो गया है कि ऑडियंस को हंसाना या रुलाना या किसी भी उसमें या एक्शन हो, उसके लिए आपको ना कुछ तो ऊपर करके देना पड़ेगा, अदरवाइज ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी। सर आपको लगता नहीं कि कॉमेडी का स्तर दिनों दिन गिरते जा रहा है? आज लोग डबल मीनिंग, वल्गर, फूअर कॉमेडी दिखाते हैं। एक समय जो स्तर होता था, जैसे हमारे टॉप के डायरेक्टर थे, वासु चटर्जी बोलिए, ऋषिदा बोलिए, डेविड धवन सर बोलिए, उन्होंने कभी भी डबल मीनिंग डायलॉग, सेक्सी पंचेस का सहारा नहीं लिया। हाँ सर, वो आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है कि स्तर, लेकिन आप देखिए सर, धमाल देखिए, आप टोटल धमाल देखिए, या मेरी कोई भी आपकी बात नहीं, मैं जनरल स्तर की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, कई बार डिमांड होती है, तो लोगों को डिमांड के हिसाब से सप्लाई करना पड़ता है। तो आपने कैसा कॉम्प्रोमाइज किया है कभी डिमांड के हिसाब से? नहीं, मैंने डिमांड के हिसाब से कभी नहीं किया सर। मेरे घर में तो 2-3 थ्रेट हैं सर। मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा है अभी ग्रेजुएशन में आ गया, वत्सल, और मेरी बेटी है कनक। तो जब से उन्होंने होश संभाला, तब से पहली धमकी उन्होंने दी है कि पापा ऐसी कोई फिल्म लिख मत देना। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिसे मेरी फैमिली ना देख पाए। तो वो एक अलग वो है, लेकिन शायद होती ऐसी मजबूरी है, ऊपर वाला जो करा है, तो शायद ऐसा भी कुछ करना पड़ता, बट अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। क्लीन हंसाया हम लोगों ने, और क्लीन ही हंसा रहे हैं। और रही बात कॉमेडी के स्तर की, तो सर लोग, ऐसा नहीं है कि लोग पसंद करते हैं सर, आप उनकी टीआरपीज देखिए। जी हाँ, जी हाँ। तो अभी जिनके टीआरपीज से भी लोगों को प्यार हो गया है कि टीआरपी अगर अच्छी है तो शायद लोग इधर उधर भी निकल जाते हैं थोड़ा, बट मैं उसमें बिलीव नहीं करता, क्योंकि ऊपर वाले के आशीर्वाद से अपना क्लीन जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं, कितनी बार देखा है कि जो सीक्वल या बाकी पार्ट 2 पार्ट 3 बनते हैं ना, उसमें जो इंपॉर्टेंट पंचेस होते हैं वही लेटेस्ट में डाल देते हैं। जैसे आपने लास्ट अपनी देखी होगी अहमद खान की फिल्म वेलकम टू, पुराने पंचेस काफी नजर आए। तो इससे आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा मैंने, अभी पता नहीं कितने लिए हैं, कि हर बार मैं ही कैसे आगे आ जाता हूँ, तो ये हल्का सा अखरता, हम देख चुके हैं वही पंचेस। कोई नया पंचेस क्यों फ्रैंकली इजाद नहीं हो पाता? नहीं, इजाद हुआ है, आप देखेंगे नहीं, उसमें बाकी में हुआ होगा, लेकिन नहीं सर, कई बार ना आपको याद भी दिलाना पड़ता है लोगों को। लोग उस बात को भी याद करते हैं, हाँ ये धमाल से चला आ रहा है, तो ऐसा भी लगता है कि हाँ लाल बटन वाला लाल बटन, राइट, लाल बटन वाला याद आया, वो सिर्फ ट्रेलर के लिए डाला है एक्चुअली, वो फिल्म के अंदर ऐसा नहीं है। बट फिल्म के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें धमाल का आपको रेफरेंस भी मिलेगा, क्योंकि लोगों को मजा आता है उस कनेक्टिविटी का। जैसे आज भी आप बोलेंगे, आम जिंदगी के अंदर भी होता ना, दादी के नुस्खे, हमारी दादी अदरक का वो लगाया करती थी, क्योंकि सर वो वर्क करता है। तो कई बार वो रिमाइंडर भी होता है आपके लिए कि आप पुरानी फिल्म से, जो अपनी ही फिल्म से उठा के, हालांकि मैं कभी फिल्मी रेफरेंसेस लेना ज्यादा पसंद करता नहीं हूँ, डायलॉग में आपने देखा भी नहीं होगा जितनी भी मेरी फिल्म है, लेकिन धमाल जैसी फिल्म के लिए अगर आप रिमाइंड कराते हैं तो लोगों को मजा ही आता है। अभी जैसे वेलकम के अंदर भी उन्होंने कई जगह रिमाइंड कराया है पुरानी वेलकम को, तो अच्छी चल रही है फिल्म। सर कई सारे राइटर ने देखा है कि हॉलीवुड फिल्मों से बहुत प्रेरित होते हैं, कई सारे सीन्स, डायलॉग वहाँ से कॉपी करके डाल देते हैं। आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ? सर इंस्पिरेशन वगैरह तो सभी लोग लेते हैं, और सीधी बात है कि बहुत कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें भी करनी पड़ती है, लेकिन आप कुछ भी चीज आप इंडियनाइज करके डालिए उसके अंदर, जिसे बोलिए, क्योंकि आज की तारीख में सॉफ्टवेयर में इतना काम हो चुका है ना कि नया कुछ निकालना, अगर पूरी फिल्म में एक भी कोई चीज नई है ना आपकी, तो यू आर हिट। वो नया निकालना, क्योंकि इतना सब एक्सप्लोर हो चुका है कि अभी आप कुछ नया दीजिए फिल्म के अंदर, अगर एक बात भी कोई नई होगी ना, तो पब्लिक उसे देखने के लिए जाएगी। आजकल हम लोग देखते हैं रेस्ट्रिक्शंस भी काफी आ गए कॉमेडी सर्किट में। जैसे बोलते हैं कि काले को काला नहीं बोल सकते, छोटे को छोटा नहीं बोल सकते, मोटे को मोटा नहीं बोल सकते, वो भी है। वो रेस्ट्रिक्शंस कैसे आप टैकल करते हैं सर? क्या चैलेंजेस आते हैं? मेरा तो इस तरह से लिखा जाता है। हाँ नहीं, हमें फॉलो करना ही पड़ता है सर उसको। रिस्ट्रिक्शन है, अभी खामखा बीच में से कट जाएगा तो या तो एडिट खराब होगा आपका, या सीन खराब होगा, तो वो रिस्ट्रिक्शन तो हमें भी लेने ही पड़ते हैं। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि सेम पंच को, या जो भी है, किसी को डिमीन ना करते हुए हम लोग साइड में कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैं पर्सनली अपनी राइटिंग में पॉलिटिक्स और भगवान, इनसे थोड़ा दूर रहता हूँ कि ना करो जिक्र ना, क्योंकि धार्मिक आस्थाएं होती हैं। पॉलिटिक्स या ये जो सब आप बातें बोल रहे हैं, ये एक अलग मुद्दा होता है कि आप अभी जैसे गुलमर्ग 3 में
हम लोगों के ऊपर किसी स्टैमरर एसोसिएशन ने केस कर दिया था। हकला हाँ, वो श्रेयस भाई थे ना उसमें, उसके चक्कर में केस वेस हो गया था, कोई उत्तराखंड का कुछ था, स्टैमरर एसोसिएशन। हमें अच्छा ऐसी भी एसोसिएशन है, तो ये भी होता है। बट ठीक है सर, अब क्योंकि हम वैसे नहीं है तो हमें नहीं पता कि उनके दिल पे क्या गुजरती है सर, मे बी गुजरती होगी। हम अपनी परेशानियों में जब जूझते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ यार ये परेशानी हमारे सिर पे आई। अब उनको वो क्या फील होता है सर, अब उस बारे में कुछ डिबेट ही नहीं कर सकते आप। तो डायलॉग की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है सर? रियल लाइफ कैरेक्टर देखते हुए या? हाँ, रियल लाइफ कैरेक्टर्स भी देखते हुए, कुछ लाइंस होती हैं और जो फनी जो चीज होती है ना, अभी ये सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू की बात है कि हर चीज में एक लाफ होता है, हर चीज में एक अच्छाई होती है, बुराई भी होती है। कि जी मेरा बेटा अगर बोले कि मेरा बेटा फेल हो गया, ये बड़ा बुरा है, बट आप अच्छा ही देखो सर, नकल नहीं की सर उसने। अभी ये लाभ बन जाता है। तो बस यही एक्सपेक्ट है कि आधा ग्लास भरा है और आधा ग्लास खाली है, ग्लास आधा भरा और ग्लास तो वही है। और आम जिंदगी में बहुत कुछ मिलता है। मेरी लाइफ में जो बहुत सारे किस्से हुए हैं, या मैं भी लाइफ में जो बोलता रहता हूँ, या मेरे घर पे मेरे बच्चे भी ऐसे ही, मेरे जैसे ही वाइफ भी ऐसी है, तो वो कुछ बोलते हैं तो वो बन जाता है। फिर सिचुएशन और कैरेक्टर भी आपको ड्राइव करता है। फिर कोई जैसे धमाल के अंदर जोक्स थे बहुत सारे, तो कई बार जोक्स मैंने इंदु जी को ले जाके सुनाया ऐसे ही, क्योंकि लेकिन अक्रॉस करेक्ट आते थे वो। अब भागम भाग में मैंने उसमें भी एक रोल प्ले किया था हकले का। और अरशद भाई और जावेद भाई पहुंचते हैं, वो सेंसिफिकेशन गार्डन का पता नहीं, अभी सिचुएशन थी और लास्ट में बोल देता पता नहीं, उनका टाइम वेस्ट हुआ। सिचुएशन है कि उनको पहुंचने की जल्दी है और टाइम वेस्ट कर रहा है, तो जो करेक्ट आ जाता है तो ऑडियंस वोंट माइंड, ऑडियंस को मजा आता है हमेशा। बट वो हाईवे पे रहो तो हाईवे पे रहो, सर्विस रोड पे जाके पंच मार के वापस मत आओ। आपने रोहित शेट्टी सर के साथ की, रोहित भाई इंदु सर के साथ में फिल्में की हमने। दोनों की कार्यशैली में कितना डिफरेंस था और किसी साथ करके आपको ज्यादा कंफर्ट और अच्छा लगा सर? कंफर्ट तो सर मैं बोलूँ कि इंदु जी इतने पुराने डायरेक्टर हैं, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, और वो पहली फिल्म में मेरे मेंटर वही हैं। और उनके साथ मुझे राइटिंग और ये सारी चीज़ें, कि मुझे बहुत जगह ऐसा लगता था कि यार क्या बात कर रहे हैं, ठीक तो है। फिर बाद में मैंने जब पर्दे पे देखा तो मुझे लगा नहीं, इंदु जी वाज राइट एक्चुअली। वो मैंने सीखा उनसे कि राइटिंग क्या राइटिंग का कोर क्या होता है, कोर तो वो हुआ। रोहित भाई ने सिखाया कि किसी भी सीन को, मेजर उनकी जो वो है, किसी सीन को बड़ा कैसे किया जाता है। वो 70 mm का जो पर्दा है उसका यूज आप कैसे करते हो, वो क्वालिटी रोहित भाई की, कि एक सीन को, किसी भी सीन को, इतने छोटे से अगर रूम में भी सीन है उसको बड़ा कैसे दिखाओगे आप, वो रोहित भाई की क्वालिटी जो मैं ऑल द बेस्ट और फिर उसके बाद गोलमाल 3 की, वो मैंने सीखा। क्योंकि मैं उससे पहले टीवी और ये करता था तो सोच भी छोटी होती है उस टाइम, अच्छा ये सीन ऐसे करना है। बट रोहित भाई ने बताया पर्दा होता है ना, वो पर्दा होता है बड़ा, उसके लिए बड़ा सोचने का, बड़ा मतलब आप हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, रोहित भाई इस सीन को भी बड़ा दिखाएगा, वो क्वालिटी है उस आदमी में। गोलमाल 3 आपने लिखी तो गोलमाल 1 देखी होगी, तो उससे कुछ आपको लगा कि उस लेवल की कॉमेडी आपको मैच करनी है गोलमाल 3 में? नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं था, क्योंकि तब तक गोलमाल 1 अभी भी लोग आइकॉनिक याद थे, मतलब गोलमाल एक्सीलेंट कॉमेडी, एग्जैक्टली 100%। वो एक अलग था, वो नीरज वोरा भाई थे, लेजेंड आदमी है। जी हाँ, यस। और फिर उसके बाद गोलमाल रिटर्न भी आई थी, उसके बाद हम तो 3 कर रहे थे, तब तक कैरेक्टर्स वगैरह भी जो थे, जो नाम वगैरह थे वो थे, लेकिन अजय सर का कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज था, श्रेयस भाई को हमने हकला बनाया था, वो सब था। बट बेसिकली है कि सर लोग हंसने चाहिए। डायलॉग राइटर आपके कौन इंस्पिरेशन रहे हैं? जैसे अपने नीरज वोरा जी का जिक्र किया, कादर खान साहब। रियली? ओके। उनकी स्टाइल पता है कैसी थी डायलॉग लिखने की, पता है बंटी साहब? हाँ, उनके परफॉर्म करने का भी जो है तरीका, वो भी एक तरीका था। जी हाँ। और उनके जो डायलॉग्स का था, हाँ बड़ी बात कहनी होती थी, वो शब्दों का जो चयन होता था उनका, वो माइंड ब्लोइंग होता था। उसके बाद कई राइटर्स रहे हैं जो पुराने, और मैं अगर राइटिंग में बात करूं तो एक नॉवलिस्ट हैं सुरेंद्र मोहन पाठक साहब, वो मेरे कहीं ना कहीं से मेरे द्रोणाचार्य वो रहे हैं, मैं उनका एकलव्य शिष्य, उनके नॉवेल्स बहुत पढ़े हैं। क्या बात है। तो उनकी जो लिखने की शैली, वो जो लोग मुझे जानते हैं वो बताते हैं कि हाँ तेरे अंदर वो दिखता है। सर ए लिस्टेड एक्टर्स के साथ में काफी काम किया आपने, जैसे अजय देवगन, सनी देओल, सनी की पूरी फैमिली के साथ में काम किया, पोस्टर बॉयज में आपने अक्षय कुमार, संजय दत्त और अभी रिसेंटली हिमेश के साथ। तो आप ऐसा क्या देखते हो जो कि ये लोग आज भी रिलेवेंट नजर आते हैं, क्योंकि इनको पब्लिक आती है देखने के लिए, ऐसा नहीं कि एकदम ही नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि नए नए हीरो आते हैं तो कोई जाता नहीं देखने, बट
जब इनकी फिल्में लगती है तो पब्लिक टिकट खरीदती है, क्या है ऐसा, इनका रिलेवेंस क्या है, व्हाई आर दे येट रिलेवेंट? इनका रेलेवेंस ये है कि ये सब लोग जो है ना, ये प्लास्टिक कोडेड नहीं लगते हैं, ये जमीन वाले लोग दिखाई देते हैं। क्योंकि अभी आपने जैसे जिन लोगों के भी नाम लिए ना, ये तब से हैं, ये 80s 90s से ये लोग हैं, काम करते आ रहे हैं। काम करते आ रहे हैं, ये मास के हीरो हैं। 60 के हो गए सब सर। जी हाँ, 60 के हो गए, लेकिन आज भी रिलेट करते हैं लोग उनसे। जी हाँ, रिलेट करते हैं लोग उनसे, और वो वही है जो आप लोग करते हैं, मास की फिल्म, मास के हीरो। तो वो वही एक क्वालिटी है उन लोगों की, कि लोगों को अपने जैसा लगता है, ये बड़े भाई जैसा लगता है, ये ऐसा लगता है, ये वैसा लगता है, इन्होंने जो रोल्स किए हैं वो कहीं ना कहीं आप रिलेट करते हो। तो वो जो रिलेटेबिलिटी उस टाइम भी जुड़ी थी ना, वो पूरी जिंदगी खत्म नहीं होने वाली है सर। आज भी सनी पाजी अगर आते हैं और कुछ बोलते हैं तो लगता है हाँ यार, अपना कोई भाई, अपना कुछ वो बोल रहा है, जो है उन लोगों की क्वालिटी। चाहे अक्षय जी हो, अजय सर, और सब मस्त लोग हैं सर, सब मस्त लोग हैं। दिग्विजय ने सब बड़े आर्टिस्टों के नाम गिनाए। हाँ जी। आपको लगता है कि कभी किसी आर्टिस्ट ने प्रेशर किया कि खास डायलॉग दमदार मेरे लिए लिखा जाए, या सेट पे लेके नहीं, या डायलॉग बदल के नहीं, या दूसरा लिखा जाए? कभी ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी बंटी सर आपको? नहीं सर, ये इतने जो बड़े लोग हैं ना, इनको मालूम है कि खूबसूरती भी तभी दिखाई देगी जब बदसूरती भी होगी। जब तक सपोर्ट नहीं होगा ना, जी हाँ। तब तक बिल्डिंग भी खड़ी नहीं हो सकती। तो उनको मालूम है, तो किसी को ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ कि ऐसा कर दो या वैसा चेंज कर कर दो। दो। ये अक्सर No, सुना never. गया, देखा गया मतलब तेरे कि सेट improvise कर दिए, improvise, हाँ, ऐसा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। छोटा मोटा इम्प्रोवाइजेशन तो हम ही करते हैं वो, बात लेकिन वो करते हैं। फिल्म देखो सर, हाथी जो है वो है फिल्म, वो चलेगा, सब चलेंगे। तो ये बात वो लोग तो खास तौर से पहचानते हैं जिनके आपने नाम लिए, अक्षय जी हो, अजय सर हो, या सनी पाजी। इनको मालूम है कि फिल्म चलती है ना तो ही चलता है। डायलॉग की कितनी अहमियत रहती है फिल्म को हिट कराने में सर? सर डायलॉग कॉमेडी में ज्यादा मुझे लगता है कि अहमियत ज्यादा रहती है, क्योंकि जी। लोग जो है आज की तारीख, जैसे पीकू एक फिल्म आई थी, पीकू, पीकू। उसमें आपका डायलॉग भी याद नहीं होगा, हम्म। उसकी स्टोरी भी नहीं थी कुछ, स्क्रीन प्ले था, कैरेक्टराइजेशन था, फिल्म हिट थी वो, फिल्म मिट्टी है। लेकिन आपको कुछ याद नहीं होगा उसके बारे में। लोग रिलेट करते हैं, माउथ पब्लिसिटी की हम बात करते हैं ना, अभी जैसे जी। बैड का 4 बार आपने नाम ले दिया बाहर भी, क्योंकि डायलॉग्स आपके रेलेवेंट हैं। आप डायलॉग घर पे लेके गए फिल्म देखने के बाद, तो डायलॉग्स रेलेवेंट रहते हैं, क्योंकि उसी डायलॉग को बोल के आप फिल्म को याद करते हो, चाहे शोले हो या बैड रवि कुमार हो। तो और कॉमेडी में खासतौर से पंच, इस जो भी सिचुएशन बनी है, उस सिचुएशन को अगर आपने उस पंच से डिस्क्राइब किया फनीली, तो पब्लिक ऑब्वियसली हंसेगी। स्क्रीन प्ले का बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूं, कि फिल्म स्टोरी से उतना नहीं, स्क्रीन प्ले से चलती है, फिल्म डायलॉग से भी नहीं चलती। बट कॉमेडी के अंदर डायलॉग पिज्जा के ऊपर पूरा कवर का काम करते हैं, पूरा उसकी डेकोरेशन का काम करते हैं, वो वैसा है। आज आइकॉनिक फिल्म है शोले, 55 साल हो हाँ सर, जाएगी, अभी भी लोग डायलॉग याद रखते हैं, दीवार के याद करते हैं। राइट। तो आपके निगाह में ऐसी कौन सी ऑल टाइम ऐसी फिल्में, दो चार जिसके डायलॉग अभी भी आपके जहन में रहते हैं और इंस्पायर करते हैं आपको? सर अलग अलग है। अभी जैसे मुझे तो ऑब्वियसली शोले है, या आपका दीवार है, या बीच में सलमान, वो उसमें सलमान भाई की फिल्म मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी, वो भी वांटेड, वो भी आज भी मुझे याद रहता है। और इसके अलावा भी 2-4 चीज होंगी फिल्में जो मुझे एकदम याद नहीं आ जहन रही, में नहीं आ रही। हाँ, जहन में नहीं आ रही। जैसे मैं मुन्ना भाई MBBS का बहुत बड़ा फैन हूँ, फिल्म का, उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और भी बहुत सारी फिल्में होंगी, एकदम याद नहीं आ रहा है, हाँ। लेकिन है सर, जो है कई फिल्में आइकॉनिक। पर जैसे हम सुनते हैं कि एक्टर्स के कैंप्स होते हैं कि हम यही कैंप के साथ काम करेंगे, हम वही कैंप के साथ, वैसे राइटर्स में भी ऐसे कोई कैंप्स होते हैं? नहीं यार, कैंप्स तो नहीं होते नहीं। ऐसे राइटर में। नहीं, बन जाते हैं डायरेक्टर के ग्रुप पे कैंप में, ये कैंप नहीं नहीं, जैसे it is, हाँ, जैसे अभिलाष और वो क्या नाम है, अतुल जी, राजकुमार रानी के फिक्स है। नहीं वो कैंपिंग की बात नहीं होती, वो होता है आपका कंफर्टेबल होता है, वो कंपैटिबिलिटी होती है। जी हाँ। अब जैसे हिमेश भाई के साथ मैं 4 फिल्में कर चुका हूँ। अब हिमेश भाई ये कहता है कि बंटी भाई मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ, समझ जाते हो। टाइम हिमेश भाई के पास भी नहीं है, सही कहा आपने। और उन्हें ट्रायल नहीं करना है, चल रहा है ना अच्छा। अब एक दुकान से हम सामान लेते रहते हैं, अच्छा चलता है ना, जब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए हम बंद नहीं करते हैं। अभी जैसे आम जिंदगी में भी आदमी का एक ही प्लम्बर होता है, एक ही इलेक्ट्रीशियन होता है, एक ही उसको फोन करते हैं, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती आप उसे चेंज नहीं करते हो। चाहे वो पैसे की प्रॉब्लम हो, कि वो पैसा ज्यादा लेने लगा, काम अच्छा नहीं करता, वो एक अलग चैप्टर है। अदरवाइज कंपैटिबल होता है सारी चीजें, कि आप एक बारी में बोलते हो वो आपका काम कर जाता है। तो सेम है कि आपने बुलाया कि अरे
मजा है। अभी मुझे जो लोग बुलाते हैं, इंदु जी के साथ तीसरी फिल्म है मेरी, हिमेश भाई के साथ 4 फिल्में मेरी हो गई, आशीष आर मोहन जो दादी की शादी मेरी है उसके साथ 2 फिल्में हो गई, खिलाड़ी 786 और ये। तो उन लोगों को मजा आता है, साथ में हम लोग एंजॉय करते हैं और एंजॉय करने के लिए आए हैं सर बॉलीवुड में। तो आपको कॉमेडी लाइक जॉनर की फिल्में ज्यादा पसंद आती है मेरे ख्याल से करने के लिए। नहीं सर, मुझे नहीं, दूसरों को ज्यादा पसंद आती है मुझसे लिखवाना। कि अक्सर वही ज्यादा लिखे बट नहीं, मेरा कमर्शियल का है जी, हाँ कि जी। मैं कमर्शियल लिखने का, बस कि मजा आना चाहिए सर लिखने में मुझे, मतलब मैं नरेट करूं तो सामने वाले को मजा आए। वरना मैं बता रहा कि फिल्में मुझे इकबाल जैसी फिल्म भी पसंद है, मुझे पीकू भी पसंद आई थी, बट मुझे राइटिंग के लिए कोई कहेगा तो मुझे ऐसा लगेगा यार मैं क्या लिखूंगा और क्या सुनाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल तो है, डिफरेंट जॉनर कमर्शियल, होते हैं बट जॉनर बहुत Different- ज्यादा अलग हो जाता डिफरेंट हो जाता है। मुझे थ्रिलर बहुत पसंद है फिल्में। एक पहले लीला वाज ए थ्रिलर, है। या अभी कुछ थ्रिलर पे चल रहा हूँ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो मुझे बहुत मज़ा आता है, थ्रिलर में बहुत मज़ा आता है, कॉमेडी में मज़ा आता है, जो रोमांस में भी आप दादी की शादी देखेंगे, पूरी इमोशनल फिल्म है वो, जो उसमें भी बहुत मज़ा आता है, बट इट शुड बी कमर्शियल। दादा कौन के साहब की कॉमेडी को आप किस तरह देखते हैं सर? क्योंकि मनमोहन देसाई उन्होंने भी काफी अच्छी कॉमेडी फिल्में बनाई हैं, अमर एंथनी जैसी। वो स्टेज पे ना दादा कोंडके सर के पैर छूते थे कि कॉमेडी में आप मेरे गुरु हैं। और दादा कोंडके सर का रिकॉर्ड है कि 9 फिल्में कंटिन्यूस की गिनीज में रिकॉर्ड है सिल्वर जुबली के लिए। हाउ अबाउट दादा कोंडके, उनके बारे में क्या राय है आपकी सर? सर दादा कोंडके की सारी फिल्में मैंने भी देखी हैं, रियली क्या बात है, अरे 100%। दादा कोंडके की मैंने शुरुआत से, जो उनकी पहली फिल्म थी उससे लेके तब हम रियलाइज कर दादा कोंडके, अच्छा तो पता लगा, बाद में पता लगा लेजेंड आदमी। Legend। उनके डबल मीनिंग्स होते थे, जी हाँ। पर डबल मीनिंग्स के अंदर जो सिचुएशन बनाते थे वो, देखो सर हर आदमी का अलग 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 चीज है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस चीज में आपको मजा आ रहा है और आपको वही चीजें लेने का होता है। सब हम बचपन से सुनते थे कि कोई आदमी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, लेकिन उसके अंदर वो अच्छा ही है, वो आप ग्रैब कर सकते हो। दादा कोंडके साहब की जो टाइमिंग थी, एक्सेलेंट, आउट out ऑफ of अब वो थे डबल मीनिंग में, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। तो उतना ही था, दादा कोंडके साहब भी जी हाँ, जी वन ऑफ द लेजेंड आदमी है। पर ओटीटी के आने के बाद में क्या क्या चेंजेस हो गए ऑन फॉर द डायलॉग राइटर्स, या तो क्योंकि फिल्म के डायलॉग्स अलग होते हैं, ओटीटी में तो बहुत ही अनसेंसर्ड आजकल डायलॉग सुनने मिल रहे हैं, तो क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं? सर वही जो आपने ही बोला अपने क्वेश्चन में, वही है कि वो अनसेंसर्ड, कुछ भी बोल दो वहां पर, ठीक है। हाँ, तो वो एक अलग वो है कि आप उसके अंदर पर्सनली भी अपना निकाल सकते हो। जैसे मैंने अभी आपने बोला कि इतना ध्यान रखना पड़ता है, उतना ध्यान रखना पड़ता है, वहाँ ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं है और आप लिख सकते। मैंने ओटीटी अभी तक लिखा नहीं है कभी। किसी ने अभी तक अप्रोच नहीं approach कर किया सर? नहीं। नहीं, अप्रोच तो हुआ, बट वही कि शायद समझ में नहीं आई मुझे चीजें, या उनको समझ में नहीं आया। अप्रोच तो हुआ एक बार, हम लोग ये दादी की शादी भी जो आई थी, इसको ओटीटी के लिए करने वाले थे, 6-7 एपिसोड हमने लिखे भी थे, बट फिर फाइनली कोविड आ गया बीच में, फिर ऐसा करके फिर आशीष और हमने इसको फिल्म ही बना देते हैं, तो वी कन्वर्टेड इनटू फिल्म। और फर्क तो है दिग्विजय भाई, लेकिन मेरा मानना वही है कि कहीं एक बार होना चाहिए, जैसे मैंने बोला, एक बाउंड्री होनी चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए सर, वरना तो ठीक है सर, अभी मैं क्या बोलूं उस बारे में, बट एक बाउंड्री कहीं ना कहीं होनी चाहिए। सर धमाल 4 के बाद आपके और कौन से प्रोजेक्ट्स हम देख सकेंगे फ्यूचर में? सर अभी वो सब अनाउंस नहीं हुए हैं, कुछ अनाउंस ही नहीं हुआ? अच्छा नहीं, कुछ अनाउंस नहीं हुआ, तो अच्छा, मैं बोल काम चल रहा है आपका? हाँ अच्छा सर, वो राइटर का काम तो सर बहुत पहले से शुरू हो जाता है, जी हाँ, क्योंकि हम तो नींव के पत्थर हैं सर, सही कहा। हम बुनियाद के पत्थर हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो हमें डाला जाता नीचे, फिर उसके बाद बिल्डिंग बननी शुरू होती है। तो अपना काम तो बिल्डिंग जब तैयार होके, जब लोगों को फ्लैट अलॉट होते हैं, उससे बहुत पहले हमारा काम होता है। किसी डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से, मेकर से कभी बैड एक्सपीरियंस रहा जो आपके जहन में अभी भी गूंज रहा हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? बैड एक्सपीरियंस तो नहीं रहा सर कभी। श्योर, इतना क्योंकि सर बहुत सोचना पड़ा। क्योंकि कभी तो सोचना इसलिए पड़ा कि मैं सोच रहा हूँ कोई इंसिडेंट भी हुआ तो बता दूं, एक्सपीरियंस तो बड़ा ही बात हो जाती है, जी हाँ, बट मुझे कोई ऐसा कोई इंसिडेंट भी नहीं हुआ कि मुझे ऐसा लगे कि यार ये क्या हुआ। कभी हालांकि कभी बदल देते हैं, नहीं चाहिए, कभी पेमेंट
कब बैड एक्सपीरियंस, पेमेंट नहीं मिला, कभी मतलब बड़ा आपके इंपॉर्टेंट सीन ही काट दिया, आर्टिस्ट ने बोला ये सीन उसको नहीं जाने चाहिए, बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं इंडस्ट्री में। हाँ नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ। अच्छा, मतलब आप खुशनसीब है कि आपके साथ ऐसा कुछ 100%, हाँ 100%, क्योंकि मैं इंदू जी के साथ था सबसे पहला। जी हाँ, इंदू जी इज ए लेजेंड डायरेक्टर, उस टाइम भी 2007 में भी हाँ। दिल बेटा राजा इश्क मस्ती सर, यस यस, उनके डायरेक्टर हैं वो। तो उनके साथ भी जब मैं बैठा और जब हमने शुरुआत में तो होता है इंद्र कुमार, बड़ा नाम। फिर हाँ बहुत बड़ा सर, तो उनके साथ करते रहे हम लोग बातचीत, जो भी डिस्कशन था ये था वो था। फिर बाद में जब दोस्ती हो गई थोड़ी सी ना, थोड़ा आइस ब्रेक हो गया, फिर मैंने पूछा, मैंने इंदु जी कभी आपने, और उनके पीछे तारीफ है कि उन्होंने ना तो लैंग्वेज से ना बॉडी लैंग्वेज से कभी ये नहीं फील कराया कि तू कल के लौंडे और मैं इंद्र, नो नेवर। और मैंने पूछ भी लिया, मैंने कहा सर आपने कभी ऐसा बोला नहीं और ना फील कराया। तो उन्होंने बोला कि देख बंटी, मैंने तुझे राइटर चुना है, अगर मैं तेरे पे ही क्वेश्चन उठाऊंगा ना तो मैं स्टूपिड हूँ, सही कहा, क्योंकि मैं ही चुन के लाया हूं ना तुझे, यस। तू मेरे इक्वल है डिस्कशन और राइटिंग के मामले में। तो बात उनकी इतनी करेक्ट थी, और ही इज ए वेरी स्वीट मैन इंदू जी के साथ। इसीलिए सर चौथी फिल्म है सर, करियर वहां से शुरू होके आज हम उनकी उसी चौथी फिल्म की बात कर रहे हैं सर। वही होप करेंगे सर कि धमाल 4 भी एकदम धमाल मचाए बॉक्स ऑफिस पे, धमाल मचा दे बॉक्स Thank you. ऑफिस पे। और जिस तरह से ट्रेजर हंट जो ढूंढने जा रहे खजाना। हैं, है ना, खजाना ढूंढने जा रहे हैं, वैसे खजाना ही हमको बॉक्स ऑफिस पे मिल जाए। क्या बात है, क्या बात है। ऑल द वेरी बेस्ट सर। जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा नरेंद्र जी, बंटी सर से, कि बॉलीवुड में इतने टाइम से है आप, कोई एक ऐसी कोई सच्चाई जो कि आप बताना चाहोगे दर्शकों को, बॉलीवुड की सच्चाई? बॉलीवुड की सच्चाई, इस पे टाइम लगेगा, हो सकता है आपको एडिट भी करना पड़े। नहीं, एडिट मतलब बीच में से स्पेस काटना पड़े, मुझे सोचने में टाइम लग रहा है, क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता है, आपको पता है। लास्ट सर बॉलीवुड की सच्चाई तो मैं क्या बोलूँ आपको, लेकिन मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग, किसी को राइटर बनना है, किसी को एक्टर बनना है ना, वो करना है, तो मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि आप ना अपने आप पे भरोसा करें, दूसरे पे ना करें। अगर आप वाकई में 100% श्योर हैं, आप 100% दिल से चाहते हैं ना, तो वो आपको मिलेगा। क्योंकि दिक्कत ये होती है कि हम ना, दिग्विजय भाई मैं आपसे झूठ बोलूं मेरा काम चल जाएगा, इस फील्ड में ज्यादातर लोग आते हैं अपने आप से झूठ बोल के, जो नहीं चलता है। तो अपने आप से झूठ ना बोले, बॉलीवुड आपको एक्सेप्ट करेगा। आप 2 पे हैं, आप 2 पे माने, आप 10 पे हैं, आप 10 पे माने। आपकी रेंज, आपकी एबिलिटी सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, दूसरा बाद में पहचानेगा। लेकिन आपको लगता नहीं है बंटी भाई कि जो आज के मेकर्स हैं वो राइटर को एक तुच्छ प्राणी समझते हैं? ठीक है, आज आर्टिस्ट बोलेगा 50 नहीं मुझे 60 करोड़ चाहिए, फट से कर देंगे। या राइटर बोलेगा मुझे 50 नहीं 60 लाख चाहिए, 100 बार सोचेगा 10 लाख में क्यों बढ़ा के दूं। आपको नहीं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक भेदभाव है राइटर के प्रति सर? भेदभाव तो थोड़ा सा मैं बोलूंगा है, लेकिन आज की तारीख में ना कंटेंट की वैल्यू बढ़ गई है। डेफिनेटली पिछले 4 साल से बढ़ गई है। अभी राइटर की वैल्यू थोड़ी आ गई, ये बात फैक्ट है, और ये मैं पहले झेल चुका हूँ जो आपने बोला ना ये होता था ये, लेकिन अभी राइटर और कंटेंट, क्योंकि कंटेंट ही चल रहा है, कंटेंट ही चल रहा है, एग्जैक्टली। तो इसलिए अभी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई है। चलो, हमारी बहुत शुभकामनाएं कि मजा आ गया अपने बंटी सर आपके साथ में बात करके। विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर, All the थैंक यू सो best. मच, एंड अगली बार वापस मिलेंगे, थोड़ी लंबी बातें। 100%। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।